नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, मुंडा शासन व्यवस्था। ये झारखंड में राज्य बनाने की सबसे शुरुआती कोशिशों में से एक थी और ये सिर्फ कोई पुरानी कहानी नहीं है, बल्कि ये हमें दिखाती है कि कैसे कोई भी समाज बिल्कुल जमीनी स्तर से खुद को संगठित करता है। कभी सोचा है कि जब कोई सरकार या बाहरी सिस्टम ना हो तो लोग खुद को कैसे मैनेज करते हैं, अपने नियम कानून कैसे बनाते हैं, न्याय कैसे करते हैं? खैर, मुंडा शासन व्यवस्था में इन सभी सवालों के बड़े ही शानदार जवाब छुपे हैं। तो इस सफर में हम कहाँ कहाँ जाएंगे? सबसे पहले हम जानेंगे कि मुंडा लोग कौन थे और उनका आगमन कैसे हुआ। फिर हम देखेंगे कि उन्होंने अपना पहला राज्य कैसे खड़ा किया। और इसके बाद हम उनकी शासन व्यवस्था की हर एक परत को खोलेंगे, गांव से लेकर पढ़ा और फिर राज तक। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं मुंडा लोगों से। आखिर कौन है ये लोग और क्यों इन्हें झारखंड में राज्य निर्माण का श्रेय दिया जाता है? देखिए, मुंडा लोगों का मूल कहाँ है, ये आज भी एक पहेली जैसा है। इतिहासकारों में इस पर अलग अलग विचार हैं। कुछ का मानना है कि वे तिब्बत से आए, तो कुछ कहते हैं कि नहीं, वो दक्षिण पश्चिम भारत से थे। और कुछ सिद्धांत उन्हें दक्षिण पूर्व भारत से भी जोड़ते हैं। तो कह सकते हैं कि उनका सटीक मूल अभी भी एक रहस्य है। लेकिन एक कहानी जो अक्सर सुनाई जाती है वो है रीसा मुंडा की। कहा जाता है कि रीसा मुंडा एक बहुत ही प्रभावशाली नेता थे जो लगभग 22,000 मुंडा लोगों को साथ लेकर झारखंड की धरती पर आए और उन्हें यहाँ बसाया। और अपनी पहचान को लेकर वे हमेशा से बहुत स्पष्ट रहे हैं। मुंडा लोग खुद को होड़ को कहते हैं और उनकी जो भाषा है मुंडारी, उसे वे होड़ो जगर कहते हैं। ये नाम उनकी गहरी और मजबूत सांस्कृतिक पहचान को दिखाते हैं। आज भी झारखंड में उनकी एक महत्वपूर्ण मौजूदगी है। अगर हम आंकड़ों को देखें तो संथाल और उरांव के बाद मुंडा झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। मतलब राज्य की कुल जनजातीय आबादी का लगभग 14.5%। ये एक बहुत बड़ी संख्या है। तो ठीक है, मुंडा लोग झारखंड में आकर बस गए, लेकिन एक समूह से एक संगठित राज्य तक का सफर उन्होंने कैसे तय किया? चलिए अब समझते हैं कि उनके पहले राज्य का निर्माण कैसे हुआ। जब समुदाय का आकार बढ़ा तो रीसा मुंडा को यह महसूस हुआ कि अब एक व्यवस्थित ढांचे की जरूरत है। लोगों के सामाजिक और धार्मिक मामलों को सही तरीके से चलाने के लिए उन्होंने एक राज्य बनाने का फैसला किया। और इस नए राज्य के पहले राजा के तौर पर चुना गया सुतिया पाहन को। ये एक ऐतिहासिक पल था और उन्हीं के सम्मान में इस राज्य का नाम रखा गया सुतिया नागखंड। यहीं से मुंडा शासन की औपचारिक शुरुआत होती है। अब जो इनके शासन व्यवस्था थी ना, उसकी सबसे खास बात थी इसका 3 टियर स्ट्रक्चर। मतलब 3 स्तरों वाली प्रणाली जो नीचे से ऊपर की तरफ काम करती थी। सबसे बुनियादी स्तर पर था गांव, फिर कई गांवों को मिला के बनता था पढ़ा, और सबसे ऊपर था राज। चलिए एक एक करके इन सभी को समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे जरूरी इकाई से, यानी गांव से। गांव ही इस पूरे शासन व्यवस्था की नींव था। सब कुछ यहीं से शुरू होता था। हर गांव में एक केंद्रीय जगह होती थी जिसे अखरा कहा जाता था। आप इसे एक तरह का कम्युनिटी सेंटर या पंचायत भवन समझ सकते हैं। यहीं पर गांव के लोग इकट्ठा होते थे, बैठकें होती थीं और सारे बड़े फैसले लिए जाते थे। और गांव का प्रशासन देखिए कितना व्यवस्थित था। सबसे बड़ा अधिकारी होता था मुंडा, जो गांव का मुखिया होता था। उनकी मदद के लिए पाहन होते थे। सूचनाएं पहुंचाने का काम महतों का था। और दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ प्रशासनिक ही नहीं, बल्कि धार्मिक काम के लिए पुरोहित से लेकर सामाजिक शिष्टाचार के लिए पान खवास तक हर काम के लिए एक खास पद तय था। अच्छा, अब गांव से एक लेवल ऊपर चलते हैं। प्रशासन का अगला स्तर था पढ़ा। ये असल में कई गांवों का एक संगठन था जो उन मुद्दों को सुलझाता था जो किसी एक गांव के बस के नहीं होते थे। एक पड़ाहा में आमतौर पर 12 से 20 गांव हुआ करते थे। ये गांव के बीच के विवादों को सुलझाने और बड़े पैमाने पर सहयोग करने का एक बहुत ही असरदार तरीका था। और पढ़ा के स्तर पर हमें इस व्यवस्था का एक लोकतांत्रिक पहलू देखने को मिलता था। यहाँ का जो प्रमुख होता था पढ़ा राजा, वो एक चुना हुआ पद था। मतलब उसे इलेक्ट किया जाता था और उनकी मदद के लिए एक पूरी टीम थी। ठाकुर उनके सहायक थे, दीवान मंत्री थे, पांडे दस्तावेजों का काम देखते थे। यहाँ तक कि सभा को कंट्रोल करने के लिए दारोगा और वकील की तरह बहस करने के लिए लाल भी होते थे। ये तो किसी छोटी मोटी संसद जैसा ही था। और अब हम आते हैं इस सिस्टम की सबसे ऊंची सीढ़ी पर, जिसे राज कहा जाता था। राज जो था वो सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई थी। सोचिए, 22 पढ़ों को मिलाकर एक राज बनता था। इससे आप इसकी विशालता और इसके महत्व का अंदाजा लगा सकते हैं। राज का मुखिया राजा या सरदार कहलाता था और इसका सबसे बड़ा काम था न्याय देना। यह सिस्टम के सुप्रीम कोर्ट की तरह था। मतलब अगर कोई मामला गांव या पढ़ा के स्तर पर नहीं सुलझता तो उसकी आखिरी सुनवाई यहीं होती थी। इसके फैसले को अंतिम माना जाता था। तो संक्षेप में कहें तो मुंडा शासन व्यवस्था एक बहुत ही संगठित और आत्मनिर्भर प्रणाली थी। इसमें गांव, पढ़ा और राज का एक साफ सुथरा 3 टियर स्ट्रक्चर था। हर लेवल पर लोगों की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां तय थी। और सबसे बड़ी बात, इसमें पढ़ा राजा के चुनाव जैसे लोकतांत्रिक तत्व भी मौजूद थे।
ये पूरी व्यवस्था हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि समुदाय को एक साथ लाने और न्याय सुनिश्चित करने की कितनी गहरी समझ उस प्राचीन समाज में थी। तो सवाल ये उठता है कि शासन की इन प्राचीन प्रणालियों से आज हम समुदाय, लोकतंत्र और न्याय के बारे में क्या सीख सकते हैं? सोचिएगा जरूर।